नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं एक नई वीडियो सीरीज़ में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल का वीडियो का आंसर, कल आपसे हम क्या पूछे थे? कल आपसे हम न्यूटन के तीसरे गति के नियम से पूछे थे सवाल कि जो एक्शन फोर्स है और जो रिएक्शन फोर्स है, यानी क्रिया बल है और प्रतिक्रिया बल है, दोनों सेम वस्तु पर लगेंगे या फिर अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे। देखिए, जो एक्शन है यहाँ पे पानी पे लग रहा है या फिर बालू पे लग रहा है, इसका रिएक्शन क्या मिल रहा है? नाव आगे जा रहा है। आगे देखिए, ये जो व्यक्ति है जंप कर रहा है नाव किनारे आने पे, तो इसका ये एक्शन हुआ। इसका रिएक्शन क्या हुआ? नाव पीछे जा रहा है। इसका एक्शन हुआ अर्थ के सरफेस पे, लेकिन रिएक्शन कहाँ मिला? नाव पे देखने के लिए मिला। आप दीवार पे फोर्स लगाते हो, ऐसे तो आप दीवार पे फोर्स लगाते हो, दीवार आप पे फोर्स लगाता है, तो एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सरफेस पे होते हैं, दोनों अलग अलग वस्तु पे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्या है आज का पहला सवाल? कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस निम्न में से किसको कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियस, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसी में अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति गृह बोलते हैं। पहले आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नॉर्मल चीज बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? खोज बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? 2 इंपॉर्टेंट सवाल बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो खोज किया था अल्टमैन ने, ALTMAN ने। नामकरण किया था बेंडा ने। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना है आपको। अल्टमैन हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, अल्टमैन, और बेंडा को बेंडा ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछता है। ये तो हो गए नॉर्मल बातें माइटोकॉन्ड्रिया से। अब हम सवाल पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना था कि शक्ति गृह इसको हम क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एनर्जी जनरेट होता है, शक्ति का प्रोडक्शन होता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आपको हम एक फिगर बना के दिखाते हैं अगला पेज पे। देखिए यहाँ पे, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप में किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज के फॉर्म में बदल जाता है। जो आपका प्रोटीन है ना, ये आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है। साथ साथ में जो आपका फैट है, वसा है, फैटी एसिड में बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज को जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट, PIRUVATE, प्लस 2 ATP एनर्जी यहाँ से निकलता है। ATP का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक तो हो गए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पे। अब इसके बाद 3 प्रोसेस है। जब इसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलता है तब, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब, जब ऑक्सीजन का अभाव हो तब। हम बात करेंगे वायवीय शोषण का, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है। तो जब भी ग्लूकोज आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रेब्स चक्र। आपने नाम सुना होगा क्रेब्स चक्र के नाम से। और क्रेब्स चक्र में क्या का निर्माण होता है? पहला नंबर तो एनर्जी का निर्माण होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होगा, प्लस वाटर का निर्माण होगा। तो जो यहाँ पे एनर्जी है ना, ऊर्जा, कितना एनर्जी का उत्पादन होता है? 36 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। आप यहाँ पे देखिए, 2 ATP एनर्जी पहले से निर्माण हो चुका है, यहाँ पे 36 ATP अब निर्माण हुआ। तो टोटल मिला के माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP का निर्माण हुआ? 38 ATP एनर्जी का निर्माण हुआ। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी हाउस ऑफ द बोलते हैं, यानी शक्ति गृह बोलते हैं। यहाँ तक तो हो गए वायवीय शोषण में, यानी जब ऑक्सीजन मिला तब। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है पायरुवेट को, तब क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिला तब इसका फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन किसने दिया था? फर्मेंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन का प्रोसेस दिया था भाई लुई पास्चर ने।
क्या बताया था कि ईस्ट के प्रेजेंस में जब इसको ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एल्कोहल में टूट जाता है, शराब में टूट जाता है। और जब भी ऑक्सीजन का अभाव होता है ना तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब भी बनता है तो हमारे शरीर में पेन होता है, शरीर में दर्द महसूस होता है। तो अभी के लिए आप ये दोनों कैसे भूल जाइए, ऑक्सीजन के अभाव में या फिर ऑक्सीजन नहीं मिले तब आप इसको ध्यान रखिए। एरोबिक वाला यानी वायवीय शोषण वाला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसको हम क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। 36 एटीपी एनर्जी यहाँ से मिलता है, पहले से 2 एटीपी एनर्जी यहाँ से मिला है, टोटल 38 एटीपी एनर्जी मिला। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी सेल ऑफ द हाउस बोलते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं हुआ होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोशिका भित्ति आपका प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है यानी फंगस में पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में, मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ पे बता दीजिए कि जो आपका प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, उसका जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, किस चीज़ का बना होता है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा भी मालूम होगा, कवक का भी बता दीजिएगा। साथ साथ में आप बैक्टीरिया का भी सेल वाल किस चीज़ का बना होता है, तीनों का बता दीजिएगा, प्लांट का, कवक का और बैक्टीरिया का। बाकी चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड को मेरे साथ जोड़िए। चलिए बाकी के बाद में अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज जाके आपके शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो निम्न में से कहाँ पे स्टोर होता है उसी के बारे में बताना है। ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, किडनी या फिर लीवर। ऑप्शन नंबर डी, लीवर में जाकर स्टोर होता है। लीवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। और यकृत के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं हम? हीपैटोलॉजी बोलते हैं। कितने टाइम आपको हम बता भी चुके हैं, हीपैटोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे हम पूछते कि हीमैटोलॉजी किसको बोलते हैं, तो हीमैटोलॉजी हम ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं। अगर आपसे हम पूछते कि हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, HISTOLOGY, तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं हम टिश्यू का अध्ययन के, यानी ऊतक का अध्ययन। बहुत से कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, तो ऊतक का अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। देख लीजिए फिगर में ये है आपका लीवर, लीवर का फिगर है। जब आप ज़्यादा शराब पीते हैं ना तो आपका लीवर देखिए कैसा हो जाता है। और अभी हम बताए हैं आपको शराब का निर्माण कैसे होता है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ग्लूकोज ईस्ट के प्रेजेंस में शराब में टूट जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। और किण्वन का प्रक्रिया किसने समझाया था? लुई पास्चर ने समझाया था। लुई पास्चर वही जो कि दूध का पास्चुराइजेशन कराया था। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। रेबीज का टीका। और रेबीज कैसे होता है? कुत्ता के काटने से होता है। रेबीज वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से? तो रेबीज आपका वायरस से होता है। आपको हम एक ट्रिक भी बताए थे, वायरस से होने वाले रोगों का नाम। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। अगर आप क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप अधिकतर शराब पीते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? उसको हम बोलते हैं सीरोसिस रोग। सीरोसिस, ठीक है, सीरोसिस बोलते हैं अगर आप ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो। यही आपका सीरोसिस लीवर है, ये आपका हेल्दी लीवर है। देखिए दोनों का रंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मर गया है ना
तो उसका भी जांच कहाँ पे होता है? लीवर में ही होता है, क्योंकि भोजन आपका लीवर में ही आके स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो व्यक्ति जब भी मर जाता है तो उसका चेक लीवर का ही होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी होता है। लीवर अगर खराब हो जाए तो कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस हो जाता है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस एग्जाम में पूछता है कि हेपेटाइटिस कौन से अंग के खराब होने के कारण होता है? तो लीवर के खराब होने के कारण होता है। आपसे हम आज का दूसरा सवाल पूछते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि लीवर का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आराम से। आपका लीवर से ही पीतरस का निर्माण होता है। पीतरस यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइल जूस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पीत रस बोलते हैं। और पीत रस जाके स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लाडर में होता है जाके स्टोर। और गॉल ब्लाडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। यही जो पीत रस है, बाइल जूस है, जब हमारे भोजन में जाके मिलता है ना, तो आपका फैट पचना स्टार्ट हो जाता है, यानी वसा का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। पता है ना कि वसा क्या होता है? हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में टूट जाता है, और फैट आपका फैटी एसिड में टूट जाता है। तो फैटी एसिड में तोड़ता कौन है? यही आपका पीत रस यानी बाइल जूस तोड़ता है भोजन को। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। टोटल मिला के कार्बोहाइड्रेट पहले आपका किस में टूटता था? ग्लूकोज में टूटता था, आपको भी अभी हम बताए हैं। और ग्लूकोज फाइनली आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूटता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में कौन तोड़ता है। हमको तो पता है कि जो ग्लाइकोजन है लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है, यहाँ तक तो आपने जान लिया। अब बताइए जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कौन तोड़ता है? तो इसको तोड़ता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन आपका पैनक्रियास से निकलता है। और पैनक्रियास को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय। आपको पता है कि जो अग्नाशय है पैनक्रियाज है, इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं जो आपका पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, ये आपका एंजाइम भी निकालता है। एंजाइम भी निकालता है, साथ साथ में हार्मोन भी निकालता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में टूटेगा, और ग्लाइकोजन जाके आपका लीवर में स्टोर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जैसे मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में टूट जाता है और जाकर लीवर में स्टोर हो जाता है, सेम उसी तरह कवक में भी जो आपका ग्लूकोज है ना, ये आपका ग्लाइकोजन में ही टूटता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है। एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन या फिर भोजन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो क्या बताइएगा आप? ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन? तो वहाँ पे आपको ग्लाइकोजन लगाना पड़ेगा कि मनुष्य के शरीर में भोजन का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म होता है, और कवक में भी भोजन का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अगर आपसे हम पूछे कि पेड़ पौधे में भोजन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो आप क्या बताओगे? तो पेड़ पौधे में, प्लांट में भोजन का पाचन या फिर भोजन का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च आपको हम बताए थे कि एक होता है सेलुलोज। तो जो प्लांट का जो सेल वाल होता है ना, वो बना होता है किसका? सेल्यूलोज का। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। सेलुलोज का बना होता है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, और जो प्लांट है उसका भोजन स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में करता है। जैसे मनुष्य ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है, प्लांट स्टार्च के फॉर्म में करता है। आपको हम बताए थे स्टार्च से कुछ सवाल बताए थे आपको। जो गोली होता है ना, गोली कौन सा?
मारने वाला नहीं, खाने वाला गोली, टैबलेट का बात कर रहे हैं। उसमें जो ऊपर का लेयर बना होता है ना, वो भी स्टार्च का बना होता है। आपको हम बताए थे लगभग, आपको हम वहाँ पे बैक्टीरिया का भी बताए थे, ईस्ट का भी बताए थे कि इन दोनों में भी भोजन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बाकी चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों एक समान होते हैं? ऑप्शन है -273 डिग्री, 40 डिग्री, 273 डिग्री, -40 डिग्री। आपके पास 5 सेकंड का टाइमर है। ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। आपको हम एक फार्मूला बताए थे टेम्परेचर स्केल चेंज करने का, C/5 बराबर F माइनस, मतलब F का मतलब क्या होता है फ़ारेनहाइट, -32/9 बराबर केल्विन -273/5। यही फार्मूला है, इस फार्मूला को छाप कर रखिएगा। ये आपका टेम्परेचर स्केल चेंज करने का फार्मूला है। कोई भी एक टेम्परेचर दे देगा, सेंटीग्रेड दे देगा, अब बोल देगा कि उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, या फिर फ़ारेनहाइट दे देगा, बोलेगा इसको सेंटीग्रेड में चेंज कर दीजिए, या फिर केल्विन स्केल में चेंज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों कब बराबर होते हैं? तो आपको सीधे याद रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेंटीग्रेड नहीं बोलेंगे, -40 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। बस हम इतना फार्मूला का अभी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं इसको हम, क्या था, C/5 मतलब सेंटीग्रेड/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। अब जहाँ जहाँ भी C है और जहाँ जहाँ F है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, -40 डिग्री पुट करना है, और चेक कीजिए दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। तो C की जगह -40 पुट कीजिए, -40/5 बराबर F की जगह भी -40 पुट कीजिए, -40 -32/9। तो 5 से 40 कितने बार में कटेगा, -8 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, -40 -32 कितना हुआ, -72, -72/9। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका -8 आ गया। दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए, -8 -8। इसीलिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर से बोल रहा हूँ सेंटीग्रेड नहीं, -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज का लास्ट सवाल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, मतलब एटॉमिक थ्योरी किसने बताया था, उसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, नील्स बोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने बताया था एटॉमिक थ्योरी। याद रखिएगा, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, तो एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने। जो आपका रदरफोर्ड भाई साहब है ना, तो परमाणु में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। आपको हम पहले भी बताए थे। मान लीजिए ये आपका सेल है, कोशिका है, जो कोशिका का जो नाभिक का है, इसका खोज किसने किया था, ये आपका न्यूक्लियस किसका है, कोशिका का है। ध्यान में रखिएगा, हम अणु का बात नहीं कर रहे हैं, हम कोशिका का बात कर रहे हैं। तो कोशिका का न्यूक्लियस यानी नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और आपका परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी है नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या बताया था, पहले तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो आपका परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो नील्स बोर भाई साहब है ना, इन्होंने बताया था
कि जो इलेक्ट्रॉन है ना एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, सबका एनर्जी अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्बिट का, अलग अलग कक्षा का अलग अलग एनर्जी सेल होता है, अपने एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ये डिफरेंस मत था नील्स बोर का। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, कि प्रत्येक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको फार्मूला बताए थे 2n² का, कि पहले सेल में कितने होंगे, दूसरे सेल में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे। तो आप इस फार्मूला को याद कर सकते थे। तो किसने दिया था, बोर एंड बरी ने दिया था। यही बोर है, ठीक है, और साथ में बरी जोड़ दीजिए, तो बोर बरी ने दिया था इस फार्मूले को। और आपको हम कल बताए थे कि इसका न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। मास नंबर के बारे में बताए थे। मास नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। कल हम यूज करेंगे इससे क्वेश्चन, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, आज बेस बता दे रहे हैं, कल इसका हम यूज करेंगे एडवांस पोर्शन वाला। मास नंबर किसको बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अगर आपसे हम पूछ दें कि किसी एटम का नाभिक में 17 प्रोटॉन है, तो आप क्या बताइएगा, उसका आंसर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर भी 17 हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो न्यूक्लियस में पता है ना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो मास नंबर को डायरेक्टली प्रोटॉन का संख्या को जोड़ दीजिए और न्यूट्रॉन का संख्या को जोड़ दीजिए, यही आपका मास नंबर हो जाएगा। कल आपको हम इसका यूज करते हुए समस्थानिक के बारे में बताएंगे, आइसोटोप्स के बारे में बताएंगे, जो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होते हैं ना, कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के बारे में। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं तक सेशन रखते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को भी हमारे साथ जोड़िए। चलिए कल मिलते हैं रात को हम 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।